Okay, so good evening all. मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके, गुड। ठीक है, सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, सो कल के सेशन में क्या पढ़ाया गया था? कोई मुझे बता पाएगा? प्रदीप सर ने आपका क्या सेशन लिया था? कोई मुझे टॉपिक बता पाएगा? सर यस। वोल्टेज का पढ़ाया था, चार्ज। ओके, ठीक है। ओके, वोल्टेज के अलावा और क्या पढ़ाया गया था आपको कल? वोल्टेज तो था ही, एक और चीज आपको पढ़ाई गई थी, वोल्टेज, करंट। क्या आपने करंट के बारे में जानकारी ली थी कल? यस और नो? सर ओके। और करंट के साथ ही साथ आपने रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी कल के सेशन में जानकारी ली थी। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसे दिखते हैं उसके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। ओके, ठीक है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? सर ओके, गुड। ठीक है, तो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या कभी किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखे हैं? क्या ये वर्ड आपने कभी सुना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स? क्या कोणी हा वर्ड ऐकलाय का पहिले, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काय असतात? क्या होता है, कभी आपने देखा है, कहीं देखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स? कोई मुझे बता पाएगा? ठीक है, आपने कहाँ देखे हैं, कोई मुझे ये बता पाएगा? आपके घर में या ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है क्या किसी चीज में? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज हम उसी चीज के बारे में, वही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेने आए हैं, और वो कैसे दिखते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम आज ये जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमें क्यों ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, कशाला इम्पॉर्टंट आहे, आपल्याकरता का इम्पॉर्टंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटची माहिती का घ्यायची आणि काय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इम्पॉर्टंट आहे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जे आहे आपले रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, डायोड, ट्रान्झिस्टर याची माहिती घेणार आहोत, हे काय असतात आणि हे कसं काम करतात, ठीक आहे। ओके, सो हे सगळं आपण आज बघणार आहोत, ठीक। आता सगळ्यात पहिले आपण बघून घेतो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काय असतो। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटच्या माहितीच्या पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काय असतो। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जानकारी से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, ठीक। सो मुझे यहाँ पर कोई बच्चा बता पाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है? क्या आपने कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा है क्या? आपको जो भी चीज पता है आप माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्या सभी बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखे हैं? ओके, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज हम आप उस चीज के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो उसमें वायर्स लगे लगे होते हैं, कंडक्टिव वायर्स, उसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि हम को जो भी चीज चलानी है उसके लिए हम प्रॉपर करंट और वोल्टेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने टीवी का रिमोट देखा होगा,
या कभी आपने टूटा हुआ अगर रेडियो देखा होगा तो उसमें आपने सर्किट्स देखे होंगे, या तो फिर टीवी के अंदर का सर्किट देखा होगा, उसमें आपको छोटे छोटे कंपोनेंट देखते होंगे, वो ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसमें एक कंडक्टिव वायर भी होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसमें कंडक्टिव वायर होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। ओके, सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या काम कर सकता है? एक तो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई, सिग्नल जो होता है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम उसको बोलते हैं एम्पलीफायर सिग्नल, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो हमें एक प्रॉपर सर्किट लगेगा। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम हमारे घर का उदाहरण लेते हैं। आपके सभी के घर में फैन होता है और उस फैन को चालू करने के लिए स्विच होता है। ठीक है, बटन होता है। अगर आप फैन जब चालू करते तो आप क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? आप बटन को ऑन करते हैं और आपका फैन चालू हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो बटन से लेकर फैन तक बीच में एक वायर लगा हुआ है, जिसकी मदद से वो करंट और वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो मेन आपके बटन से लेके जो फैन तक जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, वो सर्किट क्लोज सर्किट बन रहा है पूरा एक। ओके, इसको आप समझ सकते हो। अगर आपको सर्किट नहीं समझ में आया होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप इसको एग्जांपल, ये उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। सभी को क्लियर है अब? सर। ओके, सभी के घर में ट्यूबलाइट, फैन, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, और सभी के घर में स्विचेस भी आपने फ्रिज। फ्रिज भी होता है। यस, ठीक है, तो उन सभी चीजों, यस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं सभी के घर में। उन सभी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चालू करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है, वायर की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं वायर्स के अंदर करंट और वोल्टेज फ्लो होता है। ओके, आगे बढ़े हम? सर। ओके, गुड, ठीक है। सो अब अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या बिना सिर्फ सर्किट से ही हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को नहीं चला सकते? तो उसका आंसर है नो। सर्किट के साथ में हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होंगे तो जो उसके अंदर जो करंट है और जो भी आपको टास्क करवाना है वो चीज़, अब वो आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एग्जांपल हम हमारे घर की वॉशिंग मशीन का लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन सभी के घरों में होती है। अब वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? क्या सर? वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? सर कपड़ा धोती है। ठीक है, कपड़े धोती है। ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन में, अगर आपकी वॉशिंग मशीन में अगर वहाँ पर जो सामने बटन्स होते हैं, आपने देखे सामने एक ड्रायर का बटन होता है, एक सर। उसमें जो आपके इसमें पानी निकालने के लिए जो एक बटन होता है, फिर उसको ऑन करने के लिए एक बटन होता है। ठीक है, तो अगर वो बटन्स नहीं हो और सिर्फ 2 टैंक दे दिए गए हो, तो क्या आपकी वॉशिंग मशीन काम करेगी अच्छे से? सर। नो सर। नहीं। ठीक है, अब जितने भी बटन्स आपको ऊपर दिखते हैं उन सबको चालू करने के लिए एक अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है। ठीक है, अब वो सर्किट को चालू करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तो लगेंगे ना, कि अपने आप ही सर्किट बस एक लगा दिया और अपने आप चलने लगेगी क्या वॉशिंग मशीन? यस और नो? क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी लगाने पड़ेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे? यस कि नो? सर। यस, गुड। तो उसी लिए जितने भी आपके घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस होते, तुमच्या घरामध्ये जितके पण इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस असतात, त्याच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये काही ना काही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असतो। तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये, तुमच्या टीव्ही रिमोटमध्ये, तुमच्याकडे काही टॉय कार आहे, म्हणजे काही खिलोना आहे, त्याच्यामध्ये पण सर्किट असतो। तुमच्या फ्रीजमध्ये, तुमच्या वॉशिंग मशीनमध्ये, तुमच्या एसी मध्ये, सगळ्या वस्तूमध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असतो, आणि त्याच इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स असतात। ठीक आहे, आता काय काय कंपोनेंट्स असतात ते तुम्हाला आता जेव्हा आपण पुढे बघू ते समजमध्ये येऊन जाणार। ठीक आहे,
ओके, सो हे क्लिअर आहे. आता आपण पुढे वाढतो. ठीक. आता आपण बघितलं की का आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटची गरज आहे. आता जे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स असतात, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मतलब उसके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है और एक दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट. ठीक है, अगर आप नोट करना चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं. अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस सेशन की रिकॉर्डिंग हम लास्ट में यूट्यूब पर भी डालेंगे, आप वहां पर जाकर भी सेशन को बाद में देख सकते हैं. ठीक. अब सर इलेक्ट्रॉनिक गुड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा होता है आपका पैसिव कंपोनेंट. अब हम सबसे पहले जानते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा. अगर आप अभी फिलहाल नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये चीज बस ध्यान रख के रखनी है कि उसके नाम आपको बस ध्यान होने चाहिए. ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें खुद का पावर होता है, इनबिल्ट पावर होता है. जैसे आपने रेडियो में कभी छोटे छोटे आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखे होंगे, उसे ट्रांजिस्टर बोला जाता है. उसमें उनका खुद का पावर होता है, डायोड होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है. तो ऐसे जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसमें हमें खुद का पावर मिलता है. ठीक है, तो जिसमें इनबिल्ट पावर सोर्स, मतलब खुद से वो पावर लेते हैं, उसे हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं. अब आता है दूसरा पैसिव कंपोनेंट. ठीक है, दोज डिवाइस और कंपोनेंट डू नॉट हैव इनबिल्ट पावर सोर्स. ऐसे कंपोनेंट्स, ठीक है, ऐसे घटक जिसको हम कंपोनेंट्स को हम हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो घटक, ऐसे घटक जिसमें कोई भी उनका खुद का पावर सोर्स नहीं होता है. जैसे आपने एलईडी सर्किट देखा होगा, आपने पहले सेशंस अटेंड करे होंगे तो उसमें देखा होगा आपको एलईडी के साथ में एक रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ता है. अगर हम रजिस्टर नहीं कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? सर एलईडी ब्लास्ट हो जाएगा. क्यों ब्लास्ट हो जाएगा? क्योंकि एलईडी 4 वोल्ट का होता है और बैटरी 9 वोल्ट की होती है. ओके, गुड. ठीक है, एलईडी 2 से 4 वोल्ट लेता है और हम उसे सप्लाई कर रहे हैं 9 वोल्ट की बैटरी. इसके लिए हमें रजिस्टर यूज करके उसके वोल्टेज को, मतलब उसके करंट की वैल्यू को हम कम करते हैं ताकि उसको प्रॉपर ग्लो कर सके. ठीक है, तो उसी तरीके से जो रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें इनका खुद का कोई पावर सोर्स नहीं होता है. ठीक है, उन्हें पैसिव कंपोनेंट्स बोला जाता है. अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रख के रख लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अब जानते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, जैसा की आप सभी को पता आहे, जसं तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की आपल्याला एलईडी बरोबर आपण रजिस्टर पाहिला आहे. यस और नो? यस सर. ओके, सो सभी ने देखा होगा एलईडी के साथ में एक रजिस्टर हम यूज करते हैं. क्यों यूज करा जाता है? जैसा कि अभी आप सभी ने आंसर बताया कि हमें जितनी पावर, जितने करंट की रिक्वायरमेंट है उतना करंट वो रजिस्टर उस सामने वाले डिवाइस को देगा. तो आप लोगों ने सही जवाब दिया. रजिस्टर का काम ये होता है कोई भी करंट की वैल्यू को वो रोक कर रखता है. ठीक है, आपके पास जैसे सपोज आपके पास कोई बल्ब है. ठीक है, जैसे अभी आपने बोला कि आपके पास 4 से 5 वोल्ट वाला बल्ब है. ठीक है, आपको वो चालू करना है और आपके पास 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी, आपने 12 वोल्ट की बैटरी ले ली. अब जैसे ही आप 12 वोल्ट की बैटरी आपके बल्ब से कनेक्ट करोगे तो आपका बल्ब फूट जाएगा, मतलब थोड़ी देर जलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी पावर ले ही नहीं पा रहा है. ठीक है, वो 4 वोल्ट पे ही चल सकता है. ठीक है, और उसमें करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा जा रही है. ठीक है, तो इसको और एक और हमारे घर के उदाहरण से समझते हैं. ठीक है, मतलब आप रोज खाना खाते हो. ठीक है, अगर आप अपने लिमिट से ज़्यादा खाना खाओगे, जैसे आप रोज अगर आप 3 रोटी खाते हो, अगर आपको एक दिन शाम को 5 से 6 रोटियां खाने को दी जाए तो क्या आप खा पाएंगे? आपको क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी आपको? सर पेट दुख जाएगा. पेट दुखेगा या वॉमिट करने लगोगे. ठीक है, आपके साथ में दिक्कत होगा. ठीक है, उसी तरीके से सब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उन सभी की कुछ वोल्टेज और करंट की वैल्यू होती है. अगर उससे ज़्यादा अगर आपने वोल्टेज और करंट दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका उड़ जाएगा. इसलिए आपको अधिकतर बोला जाता है कि आपका जो मोबाइल का चार्जर है, आप कृपया करके आपका खुद का ही मोबाइल चार्जर जो आपको साथ में आया है उसी को यूज़ करें. ठीक है, मोबाइल चार्जर का वैसे आजकल इतना इशू नहीं होता. आजकल 5 वोल्ट 1 एम्पियर और
अब यूनिवर्सल चार्जेस भी आने लगे हैं, ठीक है, तो आपके लिए इशू नहीं होता है। बट अगर आप लैपटॉप के चार्जेस को आप देखेंगे तो लैपटॉप के चार्जेस की वैल्यू बहुत अलग अलग होती है, ठीक है। जो लैपटॉप का चार्जर है आपको वही लैपटॉप का चार्जर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट की रेटिंग सब में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो रजिस्टर का काम भी ये होता है, वो करंट की वैल्यू को रोक कर रखता है। अब आप यहाँ पर एक देख रहे हो, रजिस्टर के नीचे एक सिंबल बना हुआ है, सभी को दिख रहा है कि एक लाइन बनी है, फिर जिगजैग जिगजैग लाइन बनी हुई है, हाँ सर, दिख सर। रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में ये रजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे आप अगर पेपर पे अगर आप सर्किट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको ये सिंबल बनाकर रजिस्टर का ये सिंबल बनाकर आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप एलईडी बना रहे हो या रजिस्टर बना रहे हो या जो भी कंपोनेंट, तो हर एक कंपोनेंट का एक सिंबल होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी आपने रजिस्टर समझा, ठीक है। रजिस्टर के बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी। यहाँ पर भी उसी की डेफिनेशन लिखी गई है इंग्लिश में। रजिस्टर आर यूज्ड टू लिमिट करंट और डिवाइड वोल्टेज इन सम केसेस जनरेट हीट यूज्ड फॉर ड्राइविंग सर्किट विच रिक्वायर्स लो करंट एंड वोल्टेज देन अवेलेबल। ये एक नॉन पोलराइज कंपोनेंट होता है। अब पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसको भी हम घर में हमारे पास एक सेल होता है, टीवी रिमोट में आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। सेल को आप जब लगाते हो टीवी रिमोट में तो क्या चीज देखकर लगाते हो, कोई मुझे बता पाएगा? सेल जब अब आप टीवी रिमोट में लगाते हो तो उसमें क्या हमें देखना पड़ता है, कोई मुझे बता पाएगा? क्या लिखा रहता है उसमें, आप कुछ देखते हो नेगेटिव या ऐसा कुछ? एक साइड में प्लस होता है और एक साइड में माइनस होता है। ओके, गुड। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर वो सेल को लगाना पड़ता है उसके सेल केस में, ठीक है। सभी को ये चीज पता होगी, ठीक है। तो आपका जो सेल होता है, तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बने होते हैं उन्हें पोलराइज कंपोनेंट बोला जाता है। और ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा होता है उन्हें नॉन पोलराइज बोला जाता है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो आपका जो रजिस्टर होता है वो नॉन पोलराइज कंपोनेंट होता है। मतलब आप सर्किट में जब लगाओगे तो उसमें दो लेग्स होते हैं, आप इस साइड से भी लगा सकते हो या उस साइड से भी, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की को किस में हम नापते हैं, किसका मापदंड क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम, ठीक है। ओम, सर हेनरी ओम ने मतलब ये आप यूनिट दी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यूनिट क्या होती है उसको भी हम अच्छे से एक उदाहरण की मदद से समझते हैं, ठीक है। आप सभी लोग बाहर सामान जब आप खरीदने जाते हो, ठीक है, सपोज आप कोई सामान बाहर चीज खरीदने गए, जैसे आप सब्जी लेने के लिए गए, जैसे आप भिंडी लेने के लिए गए, तो भिंडी लेने के लिए आप भैया को क्या बोलते हो? भिंडी कैसा दिया? हाँ, तो वो आपको प्राइस बताएगा। तो फिर आप क्या बोलोगे? अगर आपको भिंडी चाहिए तो क्या बोलोगे आप? हमें कितना भिंडी चाहिए वो भैया को बता। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे आपको भिंडी का आपने क्वांटिटी फिक्स कर लिया तो आप बोलो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो या 2 किलो भिंडी दे दो, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं बोलते हो ना कि भैया मुझे 1 भिंडी दे दो, ठीक है। तो 1 किलो और 2 किलो, ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है। अब ये चीज आपको इसमें भी इसी तरीके से रहेगी कि जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखिए ओम, तो जो वहां पर हमने किलो यूज करा है, किलो, फिर उसके बाद आप कोई भी चीज को नापते हो तो मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, वो उसका मापदंड होता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस को नापने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू को नापने के लिए होता है ओम। आपको ध्यान रखना है। सभी को क्लियर है अब उदाहरण से? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, सर। ठीक है। अब अगर आपको ओम को पहचानना है कि उसका क्या सिंबल होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओम का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखने के लिए इसको आप बोल सकते हो उल्टा मटका, ठीक है।
एक मटके का शेप कैसा होता है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मटके का शेप यहाँ पर है, बट ये बस उल्टा मटका यहाँ पर रखा गया है, अगर आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसा ओम होता है, जैसे किलो ओम भी होता है इसमें, ठीक है। अब इसको और सिंपल भाषा में समझने के लिए, जैसे मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो वैल्यू उसकी जो यूनिट है अलग अलग इसमें भी होती है, ठीक है। ये सभी को क्लियर है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो बोलते हो ना 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ये उसी तरीके से चीज़ है। ओम, किलो ओम, मेगा ओम, ठीक है। ऐसी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये अभी हमने जो जानकारी ली वो थी उसकी यूनिट। अब ये कुछ रजिस्टर्स है जो IEEE ने सिम्बॉल्स दिए गए हैं, ये आपको आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। आप इसको बाद में जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। ठीक। अब रजिस्टर भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा बाइफर्केशन दिया गया है, कितने प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। एक लीनियर रजिस्टर होता है, एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। लीनियर रजिस्टर में एक फिक्स रजिस्टर होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। नॉन लीनियर में थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, सरफेस माउंट रजिस्टर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रजिस्टर्स की जानकारी भी पता पड़ेगी। अभी आपने सिर्फ एक सिंपल रजिस्टर देखा होगा जो आप बहुत कॉमन यूज करते हो, फिक्स रजिस्टर, ठीक है। बट बहुत सारे प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर के बारे में हमने ऊपर से जानकारी तो ले ली, बट कभी आपने रजिस्टर को तोड़ के देखा है, कभी वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो सर अगर नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रजिस्टर को तोड़कर दिखाया गया है कि किस तरीके से रजिस्टर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्टर के ऊपर टॉप पर तो आपको अलग अलग कलर कोड्स दिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर आप जाओगे तो एक कार्बन कंपोजिशन होता है। बाहर जो आपको जो मटेरियल दिखेगा वो इंसुलेशन कोटिंग होती है, ठीक है। जैसे आप अपने घरों में वायर देखते हो तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा होता है ना, प्लास्टिक का वो कवर। ऐसा तो नहीं कि पूरे घर में कॉपर वायर ही जा रहे हैं, नहीं ना, प्लास्टिक का कवर लगा होता है। वैसे ही रजिस्टर में भी एक इंसुलेशन कोटिंग होती है। साइड में आप देख सकते हैं इसके 2 लेग्स होते हैं जो कि नॉन पोलराइज लेग्स होती है, जिसमें कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। अब नीचे इमेज में आप देख सकते हो, इथे तुम्ही खालती पाहू शकता, तुम्हाला वेगळे वेगळे वॉट पण लिहिलेले दिसत असेल। 1/2 वॉट, 1/4 वॉट, 1 वॉट, 2 वॉट, ये उसकी पावर है, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी पावर है, उसके अकॉर्डिंग जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी उसकी पावर के रिक्वायरमेंट है, उतनी पावर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कार्बन फिल्म रजिस्टर है, उसके पूरे जानकारी दी गई है कि उसके क्या क्या, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन फिल्म रजिस्टर है और एक मेटल फिल्म रजिस्टर है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आगे रजिस्टर्स है, जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे रजिस्टर्स भी होते हैं। पोटेंशियोमीटर होता है, अगर आपको रजिस्टर की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं चाहिए, अगर आपको 10K चाहिए, 1 से लेकर 10K तक, तो आप पोटेंशियोमीटर यूज करोगे। जो आपके घर में रेगुलेटर होता है उसके अंदर आपको ये पोटेंशियोमीटर दिखेगा। ओके, पोटेंशियोमीटर भी इतने टाइप्स के होते हैं। फिर ठीक है, कुछ इस तरीके से रियल में आपका जो रजिस्टर है वो दिखेगा। आपने ये चीज़ देखी भी होगी जब आपने सेशंस अटेंड करे होंगे वर्कशॉप के, तो इसमें आपको रजिस्टर दिखाया गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्टर रहता है, उसमें अलग अलग आपको कलर्स दिखेंगे, अलग अलग कलर बैंड होते हैं, ठीक है। ये कलर बैंड के अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू को भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो कलर बैंड जो होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए कलर बैंड की मदद से उसकी वैल्यू को डिसाइड करने के लिए कलर कोड टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कलर कोड टेबल है। इसके ऊपर भी हम एक अलग से सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपको कैसे कलर पहचान कर उसकी वैल्यू को फाइंड करना है वो हम जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ कलर कोड टेबल को देख लीजिए। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल इसका यूज कहाँ पर है, कहाँ पर ये यूज आता है, ठीक है। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यूज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। वोल्टेज को अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को कम करना है, रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक। तो ये था रजिस्टर। अब हम जानेंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स भी आपने देखे हैं, ठीक है, बट आपको पता नहीं है कि ये इसका नाम कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले कैपेसिटर में आप नीचे देख सकते हो उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक आपको स्ट्रेट डंडी और एक आपको ऐसे टिल्ट वाली आपको एक डंडी ऐसी कॉनकेव वाली फॉर्म में आपको एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है और ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, इट बिहेव लाइक अ टाइनी रिचार्जेबल बैटरी, स्टोर एनर्जी एंड रिलीज इट लेटर, ठीक है। ये एक प्रकार का बैटरी जैसा ही काम करता है कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आपके घरों में जैसे जो फैन होता है उसमें भी आपका एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, आपने देखा होगा, छोटी सी एक डब्बी टाइप, ठीक है। ठीक है, अब जो उसमें चार्ज जो स्टोर करके रखता है कैपेसिटर उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आपके ऊपर की जो आपको 2 पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फिलहाल। आपको जो ध्यान रखना है कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है उसे हम कैपेसिटेंस बोला जाता है, ठीक है। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है C=Q/V। C को यहाँ पे कैपेसिटेंस बोला गया है, Q को यहाँ पे चार्ज बोला गया है, V को यहाँ पे वोल्टेज बोला गया है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो होती है फैराड, ठीक है। अब जैसा कि हमने रेजिस्टेंस की यूनिट को जाना, वो उसकी यूनिट क्या होती है ओम, वैसे ही कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, नापने की मापदंड जो उसका होता है वो होता है फैराड। वो आपको ध्यान रखना है। अब कैपेसिटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक। अब ऐसे कैपेसिटर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो पोलराइज्ड कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। नॉन पोलराइज्ड उनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। अभी आपको आगे बहुत सारे कैपेसिटर्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। कैसे आप पहचानोगे कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है पोलराइज्ड? कोई मुझे यहाँ पे बता पाएगा फोटो देखकर? सर स्मॉल साइड नेगेटिव और बिग साइड पॉजिटिव। स्मॉल साइड नेगेटिव एंड बिग साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ब्लू वाला कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो बड़ी लेग दिख रही है वो पॉजिटिव है और जो छोटी लेग दिख रही है वो नेगेटिव है। बट आप जो नीचे वाला कैपेसिटर दिख रहे हो उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दोनों का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। ओके तो ये आपके कैपेसिटर के टाइप्स हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में अगर आप जब कैपेसिटर परचेस करने जाओगे या अगर आप टिंकर किट में अगर आप कैपेसिटर्स देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स, इतने टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। एक पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होता है, एक सिरेमिक होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, ठीक है। ऐसे आपको डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स आपको मार्केट में भी मिलेंगे। एक टेंटेलम कैपेसिटर्स भी होता है, ठीक है। जो आपको टेंटेलम कैपेसिटर से अगर आप कभी इलेक्ट्रिक की शॉप पे जहाँ पर टीवी ठीक होते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो टीवी के सर्किट में टेंटेलम कैपेसिटर्स पहले यूज करे जाते थे, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रोलिटिक एंड सिरेमिक कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ठीक है। अब कैपेसिटर के बारे में जानकारी तो हमने ये ले ली, बट अब कैपेसिटर के अंदर क्या होता है वो उस चीज को समझते हैं, ठीक है।
कैपेसिटर को अगर हम खोल कर देखेंगे तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर दिखेगा। ठीक है, आपको सामने इमेज दिख रही होगी। ठीक है, आप जब कैपेसिटर को कभी अगर आपने मतलब अगर कोई कैपेसिटर टूटा हुआ है या कोई कैपेसिटर बर्स्ट हो जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे पेपर के ऐसे बंडल्स आपको छोटे 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 दिखेंगे जो पूरा से रैप्ड रहते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर के आसपास भी आपको उसकी वैल्यू दिखेगी। ठीक है, अब वो वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो हम अगली वाली स्लाइड में सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को एक इमेज दिख रही होगी। ठीक है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कैपेसिटर की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करना है। यहाँ पर एक सिरेमिक कैपेसिटर दिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर आपको ऐसा लिखा होगा कैपेसिटर के ऊपर 2E104K। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो आपको ये टेबल को इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। कैपेसिटर और कलर कोडिंग वाला हम एक सेशन अलग से रखेंगे कि किस तरीके से आप कैपेसिटर की वैल्यू और रजिस्टर्स के कलर कोड की मदद से कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड करा जाता है। अभी के लिए आप ये टेबल को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो टाइप के कैपेसिटर्स दिख रहे होंगे, एक सिरेमिक कैपेसिटर है, एक इलेक्ट्रोलिटिक। आप जब कैपेसिटर देखोगे तो उसके ऊपर इस तरीके से वैल्यू लिखी है 10 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो ये जो कैपेसिटर्स है वो टाइमर सर्किट में यूज़ होते हैं, क्लैंपर सर्किट में यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्लाइड आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम डायोड्स पर। ठीक है, डायोड भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, डायोड का अगर हम सिंबल की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे एक सिंबल बना हुआ है इस तरीके का, वो डायोड का सिंबल होता है, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में बोले तो एनोड और कैथोड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनोड फॉर पॉजिटिव, कैथोड फॉर नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को बोला जाता है, एनोड एंड कैथोड। तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब डायोड क्या होता है थोड़ा सा हम वो जानकारी ले लेते हैं। तो डायोड को समझने के लिए, डायोड भी एक 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर सपोज आपने कोई एलईडी ली है और उसके साथ में आगे रजिस्टर लगाया और फिर अगर आपने डायोड लगा दिया है तो उसमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में, डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें जो एरो दिया गया है आप पीछे देख सकते हो, आपको जो यहाँ पर एरो दिया गया है वो एरो शो कर रहा है कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि डायोड वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मदद करता है। अभी आपकी लैंग्वेज में आपको अभी इतना ही समझने की जरूरत है। ठीक है, डायोड अगर आप रियल में देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है तो आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं। जो सबसे टॉप पर दिख रहा है वो डायोड का सिंबल है, एनोड फॉर पॉजिटिव, कैथोड फॉर नेगेटिव। एनोड को ए से डिनोट करा जाता है और कैथोड को के से। ठीक है, और इस तरीके से आपका कुछ डायोड दिखेगा। ठीक है, अब आपको सिंपल सा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप डायोड देखेंगे जो आपका सिल्वर पार्ट होगा डायोड में वो आपका नेगेटिव होगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी। सभी को क्लियर है? यस और नो? ओके, ठीक है। अब डायोड्स के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड जो आप एलईडी यूज करते हो उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। फोटो डायोड, आईआर एलईडी जो आईआर एलईडी आप यूज करते हो, जेनर डायोड, पिन डायोड, टनल डायोड, शॉटकी डायोड, वेरेक्टर डायोड, ऐसे बहुत प्रकार के डायोड्स होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को इमेज दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के आपको डायोड्स दिख रहे हैं सभी को सर। यस ठीक है, सर। तो मार्केट में इतने प्रकार के डायोड्स होते हैं।
ठीक है, आपने ये कंपोनेंट भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में देखा है, बट आपको नाम नहीं पता होता। अभी सभी को नाम पता पड़ गया? सर। ओके, गुड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज में अगर हम बात करें तो गेट सर्किट्स को बनाने के लिए यूज होता है, रेक्टिफायर्स बनाने के लिए। जब आप ये बड़ी क्लास में जाओगे और तो आपको ये सब चीज़ की जानकारी मिलेगी। एज ए स्विच हम यूज कर सकते हैं, एलईडी एज ए इंडिकेटर। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट कंपोनेंट जो होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और बहुत कॉमनली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज कर होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, और एज ए स्विच जैसे भी हम उसको यूज में ला सकते हैं। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसमें एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है और एक एमीटर होता है। ठीक है, आपको अभी के लिए इतना चीज ध्यान रखना है। अभी आपको जब इमेज दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखा है बट आपको नाम नहीं पता था अभी तक। ठीक है, ठीक है। अभी ट्रांजिस्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी हम अलग से एक सेशन लेंगे, क्या होता है उसके डिटेल में। अभी फिलहाल अभी आपको ध्यान रखना है कि इसके सिंबल क्या होते हैं, कैसे आप अपने कॉपी पे अगर आपको सर्किट बनाना है तो क्या कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक पहला होता है कलेक्टर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है एमीटर। आप बेस और एमीटर के बीच में आप एक एरो देखोगे। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू को फ्लो करने के लिए एरो बताएगा कि करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो पीएनपी में बेस से एमीटर की सरहद में उल्टी साइड में आपका एरो बनाया गया है। ठीक है, तो ये उसका आपको सिंबल बस ध्यान रखना है कि एनपीएन और पीएनपी का क्या होता है। ओके, ठीक है। अब आप सभी लोगों ने ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो आप सामने सभी को इमेज दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो ये जो अलग अलग आपको अलग अलग इमेजेस दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतने प्रकार के आपने ट्रांजिस्टर्स कहीं ना कहीं तो देखे होंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या कोई बोर्ड में। यस और नो? सर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब ये अभी फिलहाल अभी मैं आपको बस इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये दिखा होगा TO92 लिखा हुआ है। ठीक है, TO92, TO39, TO220, TO3। अब ये जब ट्रांजिस्टर जो कंपनी बनाती है ये उसका पैकेज आउटलाइन होता है। ठीक है, अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जब ट्रांजिस्टर जो भी कंपनी बना रही है उनके लिए ये नंबरिंग होती है, उसे बोला जाता है ट्रांजिस्टर आउटलाइन। ठीक है, TO का मतलब होता है ट्रांजिस्टर आउटलाइन। ठीक है, तो इतने प्रकार के ट्रांजिस्टर आप मार्केट में देख सकते हो। जब आप बाहर भी परचेस करने जाओगे तो आपको इस तरीके से ट्रांजिस्टर दिखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, इस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ट्रांजिस्टर? एज ए स्विच जैसे यूज कर सकते हैं, एज एन एम्पलीफायर जैसे यूज कर सकते हैं, और लॉजिक गेट्स के लिए यूज करा जा सकता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सो हम स्क्रीन शेयरिंग रोक देते हैं। ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, तो सभी को सेशन क्लियर है आई थिंक। किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर। नो सर। ओके, गुड। तो आई होप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और सभी को आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जानकारी मिली है इस सेशन में। आई होप अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पहचान पाएंगे।
यस और नो? सर गुड। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में कल मिलेंगे। कल भी हम अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही कुछ अच्छी जानकारी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप टिंकरिंग। ओके, बाय, थैंक आई यू। सर।